हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को हम किस टाइप से कर सकते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर के। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और थर्ड होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, थर्ड क्या होता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, 3 टाइप के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं। जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर को भी 3 टाइप से कंबाइन किया जा सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का यूज करेंगे, मतलब दोनों टाइप से हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रेसिस्टेंस के साथ कंपेयर करते हुए इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो कैपेसिटर होता है उसका सिंबल क्या होता है, ये सिंबल है कैपेसिटर का। तो हम मान लेते हैं हमारे पास 3 कैपेसिटर है। ठीक है, C1, C2 सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है। इसकी C1 है, इसकी C2 है और थर्ड कैपेसिटर है C3। ठीक है, इनको जब हम आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने सेल लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको जब हम आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सीरीज कनेक्शन को यदि हम डिफाइन करना चाहे तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन ईच रेसिस्टर कनेक्ट एंड टू एंड विथ ईच अदर। हर एक रेसिस्टर को हमने कैसे कनेक्ट किए, एक दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट किए। तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जो कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के एक वायर को हमने बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट कर दी, सेल के साथ। ठीक है, और दूसरे वायर को हमने C2 कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किए। यहाँ से जो इसका जो अदर दूसरा एंड है C2 का, उसे हमने C3 के फर्स्ट एंड के साथ कनेक्ट किया। तो इस तरीके से इस सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा हम रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में। जैसे हमारे पास 3 रेसिस्टेंस है, तो ये हमारे पास 3 रेसिस्टेंस को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ये R1 रेसिस्टेंस, ये R2 रेसिस्टेंस और ये R3 रेसिस्टेंस। ये आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमने लगा दी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हम देखते थे कि जो करंट है यहाँ से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ जाएगा। करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए, तो सारे में R1 में भी सेम करंट होगा, R2 में भी सेम करंट होगा और R3 में भी, तीनों रेसिस्टेंस में सेम करंट होगा। लेकिन हमने क्या देखे थे, जो सप्लाई हमने दी है वोल्टेज की, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, अलग अलग हो जाता है। ये तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, रेसिस्टेंस का केस हम पढ़ेंगे कब, जब हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर करंट क्या रहता है, सेम रहता है, और वोल्टेज क्या रहता है, सब में अलग अलग लगेगा। R1 में V1, R2 में V2। ठीक है, R2 में क्या रहेगा, V2। ठीक है, तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों में, और वोल्टेज क्या रहता है, यहाँ पे अलग अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3। वोल्टेज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक, वैसे यहाँ पर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का क्या काम होता है, चार्ज स्टोर करना होता है। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा, यहाँ पर चार्ज, हम इसको करंट को किस फॉर्म में लिखते हैं, चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, चार्ज आ रही बात समझ में, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर में स्टोर होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज Q स्टोर हुआ, यहाँ पर भी चार्ज Q स्टोर होगा, सब में चार्ज Q स्टोर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम पाथ है। ठीक है, सेम पाथ है, सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है, C1 की अलग होगी, C2 की अलग होगी, C3 की अलग होगी, लेकिन चार्ज स्टोर सेम करेगा। ध्यान रखना, यहाँ भी चार्ज Q स्टोर होगा, यहाँ भी चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q, क्योंकि पाथ क्या है, सेम है। लेकिन जो वोल्टेज है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सब में सेम नहीं होगा। यहाँ V1 होगा तो यहाँ V2 होगा। ठीक है, तीनों कैपेसिटर में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये V2 और ये V3। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब इसको हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हम ये जानेंगे कि जब कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन किया जाता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारे पास, फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा 1/C यदि हम निकालें, सॉरी C की वैल्यू यदि हम निकालें, तो फार्मूला हमको मिलेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
आ रही बात समझ में। लेकिन रेसिस्टेंस के केस में क्या होता था, 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, जब सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है टोटल आर कितना मिलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट यहाँ पे तीनों को या जितने भी रजिस्टर है उसको आपस में ऐड कर देते थे, उनके रेसिस्टेंस की वैल्यू को आपस में ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है रेसिस्टर में ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम रेसिस्टेंस पे करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें रिजल्ट, और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे रेसिस्टेंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम रेसिस्टेंस पे करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें रिजल्ट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में क्या होता है, सीरीज में कैसा मिल जाएगा, सीरीज में हमें इस टाइप से मिलेगा, और जो पैरेलल रहेगा पैरेलल में हमें इस तरीके से मिलेगा, C = C1 प्लस C2 प्लस C3। हरी बात समझ में, इसे हम अभी आगे प्रूव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा पैरेलल में, सॉरी सीरीज में हमें इस तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है। जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगी उसका फार्मूला हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन रेसिस्टर की केस में ऐसा नहीं होता। यदि रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फार्मूला हमें ऐसा मिलता है। ठीक है, और पैरेलल में हमें रेसिस्टेंस की केस में ऐसा फार्मूला मिलता है, और कैपेसिटर में पैरेलल के केस में इस तरीके का फार्मूला मिलता है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन इसका बहुत आसान होता है। We know that total capacitance is equal to C। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस हमने मान ली C is equal to क्या होगा, Q अपॉन V होगा। ठीक है, यहां से हम वोल्टेज की वैल्यू यदि हम निकाले तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। आ रही बात समझ में, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V इज इक्वल टू इस फार्मूले से हमने लाया Q अपॉन C। ठीक है, अब इसके बाद हमको मालूम है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ये V1 V2 V3 मतलब कि V की वैल्यू किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। आ रही बात समझ में, तो हम V1 की वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे, V3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 है, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। चार्ज जो है, चार्ज तो सब में सेम है, मैंने आपको बताया था चार्ज सब में सेम रहेगा, चार्ज अपॉन C1 लिखेंगे, कैपेसिटेंस सब में अलग अलग है। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। ठीक है, इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस C3 के क्रॉस कितना होगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। आ रही बात समझ में। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये मान लो हमारे पास सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इन इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। V की जगह हमने Q अपॉन C रख दिए। V1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से Q अपॉन C1 प्लस V2 की Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। आ रही बात समझ में, Q अपॉन C इज इक्वल टू हो जाएगा, Q कॉमन निकालेंगे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन C इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन किया जाता है, इसे आप नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं इसका रिजल्ट।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, कैपेसिटर को आपस में पैरेलल इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। यहां पर हम क्या करेंगे कि तीनों जो कैपेसिटर है उनके वन एंड को किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन कर देंगे, दूसरे भी एंड को एक पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम सप्लाई दे देंगे। आ रही बात समझ में? मतलब सीधी यहाँ से देखने समझ में आ रहा होगा कि कैपेसिटर के एक साइड के जो वायर है उसे हमने बैटरी के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए और एक साइड दूसरे साइड के वायर को एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इस टाइप के हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ रही बात समझ में? अब इसमें हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो रेसिस्टेंस के केस को थोड़ा देख लेते हैं। रेसिस्टेंस में हमने क्या देखे थे, क्लास 10 में पढ़े होंगे आपने। रेसिस्टेंस को पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये हमने रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए पैरेलल में, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। यहां पर हमने लगा दिए सप्लाई। आ रही बात समझ में? तो इस कंडीशन में करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होगा, ये करंट जा रहा है। करंट क्या होगा, करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पे 3 रास्ते मिल रहे हैं, 3 पाथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे I1 करंट चले गया, यहाँ पर I2 चले गया, यहाँ पर I3। करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है? क्योंकि करंट को पास होने के लिए 3 पाथ यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। सीरीज में क्या होता था, वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, यहाँ करंट होता था। और यहाँ पर हमने सारे रेसिस्टेंस को डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट किया, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज जो होगा सेम होगा। यहाँ पर भी वोल्टेज V होगा, यहाँ भी वोल्टेज V होगा, यहाँ भी। तीनों रेसिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जितना आपने सप्लाई दी है उतना ही वोल्टेज रहेगा। वैसे यहाँ पर जितना हमने यहाँ वोल्टेज दिए उतना ही वोल्टेज यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। लेकिन चार्ज की वैल्यू अलग अलग रहेगी, यहाँ Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3। आ रही बात समझ में? क्यों यहाँ पर चार्ज की वैल्यू अलग रहेगी? क्योंकि चार्ज क्या है, चार्ज को फ्लो होने के लिए 3 रास्ते यहाँ पर, 3 पाथ यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसके कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा Q1, Q2 और Q3 में, ठीक है। और जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, V रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट कनेक्ट किया है, सारे कैपेसिटर को हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है सेल से, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इस केस में जब हम डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पर हमको उसी फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V नो दैट C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, ठीक है। यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा CV, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस C1 के क्रॉस, C1 कैपेसिटर के क्रॉस कितना चार्ज स्टोर हुआ, कितना होगा, Q1 हो रहा है। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V। आ रही बात समझ में? वैसे ही आगे चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस C2 के क्रॉस कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V। चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस C3, Q3 इज इक्वल टू C3V, ठीक है। ये जितनी इक्वेशन हमें मिल रही है, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, इन सबको हम पुट कर देंगे फिफ्थ इक्वेशन में। फिफ्थ इक्वेशन क्या होगी, टोटल चार्ज कितना है बताओ, टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इस बार, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q है, जो कि किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। इस इक्वेशन में यदि हम सारी वैल्यू पुट कर दे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में सारी वैल्यू यदि पुट कर दे, Q की वैल्यू कितनी है देखिए, Q इज इक्वल टू CV है, यहाँ पर हमने CV पुट कर दी। Q1 की वैल्यू है C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद V को कॉमन निकाल लेंगे, CV इज इक्वल टू हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इस तरीके से
पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन किया जाता है, और यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हम डायरेक्ट तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू को, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। आई होप कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किस तरीके से किया जाता है और कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।